नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम आपको बीएसएससी एग्जाम के लिए आपको जीके जीएस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे बीएसएससी के एग्जाम में ही इंटर लेवल एग्जाम में ही पूछा गया है, आज वैसे विशेष प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है उस प्रश्न का डिस्कशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो आप गौर से इन सारे प्रश्न को देखेंगे, सीखेंगे। यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कर देंगे। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी लोग इस वीडियोज को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये हमारी वीडियोज पहुंच सके। तो आइए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है वो आप गौर से देखेंगे। मेरे दोस्त सबसे पहला प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यहां पर आप बात करते हैं यदि प्रकाश संश्लेषण के बारे में यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और ये एक प्रकार की वैसा केमिकल रिएक्शन है, ये एक प्रकार की वैसी रासायनिक क्रियाएं हैं प्लांट्स के लिए जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और इन सब की उपस्थिति में पौधे की पत्तियां जो है वो अपना भोजन बनाती है। ये सारी परिघटनाएं जो है वो आपको फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये क्लियर है। ये भोजन बनाने का कार्य जो है ये आपको हरे पौधे जो है, हरे पौधे के पत्ते के माध्यम से ये कार्य संपन्न हो पाता है। यानी फोटोसिंथेसिस कार्य जो है ये संपन्न कौन करता है, तो आपका पत्ता करता है। तो सवाल आपसे पूछा था कि आखिर पत्ता में ऐसा क्या है जो प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं को संपन्न कर देता है। तो आपकी पत्तियां जो मेरे दोस्त है इसमें आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात हरित लवक पाया जाता है जिसका निर्माण आपके मैग्नीशियम तत्व से हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इस हरे पौधे में पत्ती का हरा रंग होने का वजह क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। अर्थात ये क्वेश्चन जो कह रहा था कि इस प्रकार संश्लेषण घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल यहां से कंडक्ट होता है कि बताइए कि क्लोरोफिल में ऐसा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है जिसकी वजह से आपके पौधे की पत्तियां जो है उसका कलर हरा हो जाता है। तो वो एलिमेंट्स याद रखिएगा। पौधे की पत्ती जो है इसका हरा रंग होने का वजह क्या है, तो आपका ये मैग्नीशियम है। इन मैग्नीशियम की वजह से ही आपकी पौधे जो हैं इसकी पत्तियां का कलर जो है वो आपको हरा हो जाता है। तो क्लियर हो गया कि पौधे में कौन सा, पत्ती में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके वजह से हरा होता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम। और फोटोसिंथेसिस की घटना किसके वजह से होती है, तो इस क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। कभी भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलता है, कई बार पूछा गया है कि पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो आप जवाब क्या दोगे? क्लोरोफिल के कारण, अर्थात मैग्नीशियम तत्व के कारण। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, एल्युमिनियम इस तरह के आंसर होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। क्लियर बाबू? चलिए अगला सवाल कहता है कि साइलेंट वैली जिसको मूक घाटी कहा जाता है, ये मूक घाटी अर्थात साइलेंट वैली जो है ये आपको एक प्रकार की झीलें हैं, ये कहां पर अवस्थित है, अर्थात किस राज्य में अवस्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त ये आपको केरल राज्य में अवस्थित है। कहां पर भाई? ये साइलेंट वैली जो है ये आपको केरल राज्य में अवस्थित है। ये वहां की एक प्रकार की घाटियां हैं। जैसे कि कभी आप कोडरमा घाटी के बारे में सुने होंगे जो कि आपका झारखंड में है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जो फेमस घाटी है इससे संबंधित सवाल भी आपसे पूछती है। अगला सवाल आपका कहता है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे आपका गोवा जो है यह मांडवी नदी पर अवस्थित है। कौन नदी पर भाई? तो आपका गोवा जो है यह मांडवी नदी पर अवस्थित है। जैसे कि आपका मध्य प्रदेश वगैरह जो है यह आपको नर्मदा और ताप्ती नदी पर अवस्थित है। उसी तरह से आपका उत्तर प्रदेश जो है, उस उत्तर प्रदेश बिहार से गंगा निकलती है तो गंगा के तट पे आपका इलाहाबाद हो गया, आपका पटना हो गया, सरयू के तट पर आपका अयोध्या हो गया। तो जो फेमस जगह है इसके बारे में आपसे सवाल पूछता है कि वो किस नदी के तट पर है। जैसे कभी दिल्ली के बारे में पूछा जाता है तो वो आपको यमुना नदी के तट पर है। कभी आपको पटना के बारे में, इलाहाबाद के बारे में पूछा जाता है तो ये सब आपका गंगा नदी के तट पर है। तो इस तरीके से आपका गोवा जो है ये आपको मांडवी नदी पर अवस्थित है।
किस नदी पर भाई? तो आपको मांडवी नदी पर अवस्थित है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है, आपको नर्मदा और ताप्ती से जो आपसे एग्जाम में सवाल पूछती है, वो सवाल ये होती है कि भारत की कौन ऐसी नदियां हैं जो आपको डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती भारत की दो मात्र नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है भाई? तो ये आपको एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन पूछता है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली भारत की नदियों में किसका नाम आता है? तो इसमें आपको नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। दूसरा सवाल यहां से आपका बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा सवाल आपका यहां से बनता है कि भारत की वह दो नदी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसमें भी आपका नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। यह भारत की दो मात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यानी याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में किसका नाम आता है? तो आपका नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। किसका नाम आता है? तो नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शुष्काक्षिकोण का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। नहीं, इसका मतलब होता है शरीर का दुबला पतला हो जाना। इस बीमारी को सूचकांक विक्षोभ कहा जाता है और ये किस कमी से होती है? तो आपका विटामिन डी की कमी से होती है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां विटामिन डी से बनता है कि बताइए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है बाबू रे? तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। फिर सवाल पूछती है कि रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको विटामिन डी की कमी से ही होती है। तो विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सा है, इससे संबंधित सवालें जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? तो आपको विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। कभी कभी एलिमेंट्स का नाम जब देता है तो याद रखेंगे, एलिमेंट्स का जब नाम देगा तो आपका कैल्शियम हो जाता है। यानी कैल्शियम की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स बीमारी हो जाती है, क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है, प्रोटीन की कमी से मरासमस बीमारी हो जाती है। ये सब बीमारियां जो है आपको विटामिन डी की कमी से होती है। उसी तरीके से विटामिन के की कमी से कौन बीमारी होती है? रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का नहीं बनने से संबंधित बीमारी जो होता है वो विटामिन के की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो है वो आपको स्कर्वी बीमारी होता है। ये सब क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से, कभी विटामिन बी की कमी से। तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता जो है यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो कम कम हो जाता है, और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं बन पाती है। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल आपका है कि बताइए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से आपको मरासमस बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होता है? प्रोटीन की कमी से जो है मरासमस बीमारी होती है, और आपका क्वाशियोरकर बीमारी भी होती है। और ये रिकेट्स बीमारी किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से होती है। और बल्क चर्म जो है ये आपको विटामिन सी की कमी से होती है। तो ये विभिन्न तरह के सवाल जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका क्लियर हो गया कि मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से हो गया, ये बाल बकर जिसको रिकेट्स कहते हैं ये विटामिन डी की कमी से हो जाती है, बेरी बेरी जो है यानी बलहारी जिसको आप कहते हैं ये विटामिन बी की कमी से होती है, और बलचर्म जो है ये विटामिन सी की कमी से होती है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां किसके कमी से होती है, इस तरह के सवाल जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये सेट आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे। ये वीडियोज कैसा लगा आप लाइव खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियोज को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? अब है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये कुतुब मीनार पर, भूमध्य रेखा पर, और अंटार्कटिक के कैंप में। ये अंटार्कटिका कैंप का मतलब होता है केंद्र। यहां पर कैंप का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? केंद्र। तो याद रखेंगे अंटार्कटिक के जो कैंप होते हैं उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो उसके पोल के पास होता है, उसके ध्रुव के पास होता है, जहां पर ग्रेविटेशन जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा बाबू? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि भूमध्य रेखा की बात करते हैं, यदि विषुवत रेखा की बात करते हैं तो यहां पर जी का मान मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे यदि आपसे भूमध्य रेखा के बारे में पूछा जाए
कि भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो भूमध्य रेखा पर आपका जो है ये मिनिमम होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, ये आपका मिनिमम होगा। यानी जी का मान सबसे कम की बात करेंगे तो आपका भूमध्य रेखा पर होगा, सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो आपका पोल पर होगा। जैसे सपोज करें ये अर्थ है तो भूमध्य रेखा पर जी का मान जो है ये आपका मिनिमम होता है। क्या होता है भाई, मिनिमम होता है। और यदि पोल की बात किया जाए तो यहां पर जी का मान जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। क्लियर। पृथ्वी के ध्रुव की बात किया जाए, पोल की बात किया जाए तो पोल पर आपका मैक्सिमम होगा, लेकिन विषुवत रेखा की बात करेंगे तो विषुवत रेखा जो है वहां पर जी का मान जो है वो आपका मिनिमम होगा। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपका जी का मान बढ़ेगा, और नीचे की ओर भी बढ़ेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, लेकिन ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा भाई, तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से डायबिटीज होता है। याद रखिएगा ये डायबिटीज रोग जो है ये आपको इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है, और ये इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है, यानी किसी व्यक्ति के बॉडी में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी कमी से, इंसुलिन की जब कमी होती है तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है, अर्थात डायबिटीज कहा जाता है। और ये किस अंग को प्रभावित करती है, तो याद रखिएगा ये पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय को प्रभावित करती है। तो है कोई ऑप्शन में क्या, लीवर नहीं होगा, पेनक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बी हो गया। यानी इंसुलिन की कमी चूंकि आपके बीटा सेल में, यानी अग्नाशय की बीटा सेल में होता है, और इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, अप हो जाती है, और व्यक्ति बीमारी का जो कारण बनता है वो आपका डायबिटीज है, जिसको चिनिया की बीमारी अर्थात मधुमेह के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यहां हम आपको बता दें कि आपका पेनक्रियाज जो है ये अग्नाशय जो है इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इस तरह की सवालें कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए आपकी बॉडी में कौन ऐसा ग्रंथि है जिसे मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जो है वो आपके पेनक्रियाज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है भाई, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जो है ये पेनक्रियाज को जाना जाता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, ये सेकंड बड़ा ग्रंथि जो है, इस सेकंड बड़ी ग्रंथि में जो है पेनक्रियाज का नाम आता है। यदि सवाल आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो आप आंसर क्या बोलोगे, शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है उसमें आपके लीवर का नाम आ जाता है। किसका नाम आता है भाई, लीवर का। लेकिन ये डायबिटीज से रिलेटेड था, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, पेनक्रियाज अर्थात जिसको आप कहते हैं अग्नाशय। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट जो भी आप समझ रहे थे ये 100% जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखिए मेरे दोस्त कल जो है, कल आपका जूही मैम जो है ये जीके का ही क्लास लेगी, तो कल भी आप लोग जरूर लाइव में 8 बजे से रहेंगे और जीके के क्लास में रहेंगे। और उसके बाद आप सभी लोग का ये नव वर्ष की छुट्टी हो जाएगी। 1 तारीख को आपका क्लास नहीं होगा, फिर 2 तारीख से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। और आज ही हम आप लोगों को एडवांस में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आपको और आपके पूरे परिवार को। आशा करते हैं कि नया वर्ष जो है वो आप सफलता का वर्ष हो, नया वर्ष आपकी बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो और आपकी सफलता का पहला वर्ष हो। इसलिए किसी भी स्थिति में नव वर्ष 2024 में आप लोगों को सफल हो जाना है। इसलिए दृढ़ संकल्पित होकर किसी भी परिस्थिति में तन मन और धन ये तीनों अर्पण कर जो है अपनी पढ़ाई में लग जाना है। किसी भी स्थिति में कोई गिला शिकवा शिकायत किसी से नहीं करनी है, अपनी मेहनत के बल पर सफलता को छीन लेनी है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इबोला क्या पता है। इबोला जो है ये एक प्रकार का क्या है, इबोला जो है ये एक प्रकार का वायरस है। ये क्या भाई, ये एक प्रकार का वायरस है। इबोला वायरस जो जापान में मतलब ये पहली बार देखा गया था, ये एक प्रकार का क्या है, वायरस है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्षा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कमी से होता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका आयोडीन की कमी कहां पाया जाता पता है, आयोडीन की कमी जो है वो आपको पहाड़ी क्षेत्र में आयोडीन की काफी कमी पाई जाती है। क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि मीठे पानी की प्राथमिकता ज्यादा होती है और नमकीन पानी की प्राथमिकता कम होती है। क्योंकि आयोडीन आपके नमक में पाया जाता है, तो जहां पर उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी स्वाभाविक है वहां के लोगों को जो है आपको ये घेघा रोग हो जाएगा। क्योंकि ये आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से जो है वो आपको घेघा रोग होता है। तो कभी कभी इस तरह का सवाल पूछता है कि पहाड़ी पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्राय किस प्रकार की बीमारियां हो जाती है, तो आप आंसर क्या दोगे, उससे प्राय जो है ये घेघा बीमारी हो जाती है।
और ये आयोडीन की कमी जो होती है ये किस क्षेत्र में होता है, तो अब तटीय क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, तो आपका आंसर क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में जो है आयोडीन की मैक्सिमम जो है कमी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जो है बर्फीले इलाका होते हैं, वहां पर बर्फ जमा होता है, वहां पर मीठे पानी की प्राथमिकता होती है, अतः वहां के पानी में वहां के मतलब ये एरिया में आयोडीन की काफी कमी हो जाती है और वो घेघा बीमारी का कारण बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि विटामिन ए मुख्यतः कहां संग्रहित होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए के बारे में पूछा जाए, विटामिन डी के बारे में पूछा जाए, विटामिन ई के बारे में पूछा जाए और विटामिन के बारे में पूछा जाए, ये सब विटामिन का संग्रहण जो है वो आपके लीवर में होता है। कहां पर होता है भाई, आपके लीवर में होता है, अर्थात इसका डाइजेशन भी आपका लीवर ही करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीवर बोले तो यकृत जिसको हिंदी में कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी लीवर को क्या कहा जाता है, लीवर को यकृत कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा यकृत। क्योंकि आपसे विटामिन ए के बारे में पूछा, तो यहां पर आप देख रहे हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन का संग्रहण कहां पर होता है, तो आपके लीवर में होता है। कभी कभी यहां से सवाल आपसे पूछता है कि बताइए वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, और कभी कभी आपसे पूछता है कि बताइए कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो कभी आपसे वसा के बारे में पूछता है, तो कभी आपसे जल के बारे में पूछता है कि बताइए वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है, और कभी आपसे कहेगा जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन किसमें घुलनशील होता है, वसा में, यानी ये फैट सोल्यूबल है। यदि आप विटामिन बी और विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी और विटामिन बी और जो है विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये आपको जल में घुलनशील होता है। कौन कौन सा भाई, तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जबकि ए, डी, ई और के जो है ये आपको वसा में घुलनशील होता है। क्लियर? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फैट सोल्यूबल है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये आपको वाटर सोल्यूबल है। क्लियर बाबू? याद हो गया? उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है एकदम आपके दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा, 100% आपको याद हो गया होगा। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लें, क्योंकि रेगुलर आपका 8 से 9 में जो है इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मादा क्विलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक होता है, तो ये आपको मलेरिया का मादा एनोफ्लिस मच्छर जो है ये मलेरिया, ये क्विलेक्स मच्छर जो है ये आपको फाइलेरिया का जो है ये कारण बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइलेरिया। अगला है कि समदाब रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदर्शित करता है। समदाब का मतलब होता है जहां पर समान आर्द्रता वाला क्षेत्र हो, जहां पर समान आर्द्रता वाला क्षेत्र हो, इसको कहा जाता है ये सम आर्द्र भूमि। जहां पर समान वर्षा होता है उसको सम वर्षा भूमि, जहां समान तापमान होता है उसको समताप भूमि, और जहां समान वायुमंडलीय दबाव होता है उसको समदाब भूमि। तो ये समदाब रेखा के बारे में पूछा, अर्थात जहां समान वायुमंडलीय दबाव रहता है, सबका अलग अलग होता है। जहां पर समान तापमान होगा तो उसको समताप कहा जाएगा, समान वर्षा होगा समवर्षीय रेखा होगा, समान मतलब ये आर्द्रता होगा सम आर्द्रता रेखा होगा, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि दबाव का बात था अतः समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र को जो है समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है, और जहां टेम्परेचर समान होगा उसको समताप रेखा कहा जाता है। क्लियर? तो समान तापमान जब होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, समताप रेखा। कौन सा रेखा भाई, समताप रेखा। समान वर्षा होगा तो समवर्षीय रेखा, समवर्षीय रेखा कहा जाता है, और ये समआर्द्र रेखा, समआर्द्रीय रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर बाबू? चारों का चारों क्लियर हो गया? चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण से समाहित होती है। तो आपका लूनी नदी जो है ये गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। कहां पर, ये गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में कौन समा जाती है, तो लूनी नदी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की कौन ऐसी नदियां हैं जो भूमि में विलीन हो चुकी है, तो उसमें लूनी नदी का नाम आता है। और लूनी नदी किसमें विलीन हुई है, तो गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में। कभी कभी सवाल पूछेगा ये कच्छ रण क्षेत्र जो है ये भारत के किस राज्य में है, तो आप आंसर क्या दोगे, ये भारत के गुजरात राज्य में है। और लूनी नदी निकलती कहां से है, राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। सवाल यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी कहां से निकलती है, यदि सवाल पूछा जाए कहां से निकलती है, तो आप याद रखेंगे ये राजस्थान के अरावली पर्वत से, राजस्थान के
अरावली पर्वत से निकलती है आपका कौन सी नदी, और गुजरात के कक्षरन क्षेत्र में जो है ये विलीन हो जाती है। क्लियर बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से प्रदर्शित करती है समान वायुमंडलीय दबाव को। ये सेम क्वेश्चन था बाबू। अगला है कि इनमें से कौन नदी कक्षर के निरंतर क्षेत्र में निकलती है, तो आपका लूनी नदी। नहीं माथा काम करता, दो क्वेश्चन लगातार रिपीट कर दिया। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक जो है ये सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। यानी आपका NaCl जो है इसी को सिंपल साल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको सिंपल साल्ट कहा जाता है, यानी साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। और सोडियम कार्बोनेट जो है इसको कहा जाता है धोबन सोडा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि धोबन सोडा के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यदि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 जो है इसको कहा जाता है संगमरमर। क्वेश्चन पूछेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहा जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्लियर भाई? चलिए अगला है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तारा का रंग जो है उतना ही ज्यादा डार्क अर्थात लाल होगा, उतना ही ज्यादा वो चमकेगा। अर्थात तारों का कलर जो है ये टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, यानी तापमान पर ही निर्भर करता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश का था, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये आपको अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत उन्मूलन, यानी आपका अनुच्छेद 17 जो है इसमें अस्पृश्यता का अंत, याद रखिएगा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत जो है ये शब्द जो है किस अनुच्छेद में था, तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में था। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ, किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा, यानी एक दूसरे से छुआछूत नहीं रखेगा। इसकी व्यवस्था जो है, यानी इसे हटाने की व्यवस्था जो है ये आपको अनुच्छेद 17 में किया गया था। अनुच्छेद 14 में जो था समता के अधिकार की चर्चा किया गया था। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म की निरपेक्षता की बात की गई है, और अनुच्छेद 18 जो है इसमें आपको क्या कहते हैं ये मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित जो है इसमें बातें कही गई है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और कभी कभी आप देखेंगे सवाल पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला है। तो आपका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर बाबू? चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है, तो आपका जो है ये हॉल सिस्टम फ्रीजियन जो है ये आपका फ्रीजियन, गिर, रेड सिंधिया और थॉपर। तो फ्रीजियन जो है ये आपको देसी प्रजाति देसी ये नहीं है, बाकी सब जो है ये आपको देसी प्रजाति में ही आता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बिहार एसएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियोज को शेयर जरूर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।